नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप टाइटल देख रहे होंगे, बंगाल के नवाब। आज इतिहास की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए बंगाल का इतिहास पढ़ेंगे और अंग्रेज़ों के साथ में दोस्तों बंगाल के नवाबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था कि अंग्रेज़ों का बंगाल में वर्चस्व पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बंगाल के नवाब, ताकि ये क्लियर हो जाए अंग्रेज़ और नवाबों के बीच में, जो बंगाल के नवाब रहे हैं उनके बीच क्या संबंध रहा, साथ में जो दिल्ली के नवाब रहे हैं वहाँ से दोस्तों उनका क्या संबंध रहा। इस पर दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ना है, हमें कौन से नवाबों को पढ़ना है, उनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। आप भी साथियों मेरे साथ नोट करते रहेंगे ताकि आपको कहीं और किसी किताब में ताक झाक करनी ना पड़े। मेरे ही वीडियो से आपको सारे वो सवाल सुलझ जाएं जो एक छोटे से छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक सवाल पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछने का जो तरीका है, तो एग्जामिनर वही सवाल उठाता है जिसमें कन्फ्यूजन हो या फिर कहीं आपसे बनने में दिक्कत हो रही हो। आइए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं और क्रम याद रखेंगे। क्रम भी दोस्तों पूछा जाता है। सबसे पहला जो नवाब रहेगा वो मुर्शीद कुली खान। दोस्तों, मुर्शीद कुली खान, इसका नाम दोस्तों याद कर लेंगे, मुर्शीद कुली खान। नंबर दूसरा दोस्तों जो रहेगा शुजाउद्दीन। क्या रहेगा? शुजाउद्दीन। नंबर 3 दोस्तों जो रहेगा उसका नाम है सरफराज खान। नंबर 3। नंबर 4 दोस्तों जो रहेगा उसका नाम है अली वर्दी खान। नंबर 5 दोस्तों रहेगा उसका नाम है सिराजुद्दौला। नंबर 5 है सिराजुद्दौला। नंबर 6 दोस्तों जो रहेगा उसका नाम है मीर जाफ़र। क्या नाम है? मीर जाफ़र। नंबर 7 दोस्तों जो रहेगा उसका नाम है मीर कासिम। नंबर 8 दोस्तों जो देखेंगे, नंबर 8 उसका नाम दोस्तों है मीर जाफ़र। आप सोच रहे होंगे कि मीर जाफ़र 2 बार आ गया। हाँ, ये पहले मीर जाफ़र गद्दी पर बैठता है, फिर इसको अंग्रेज़ हटा देते हैं, दोबारा फिर इसको गद्दी पर बैठाते हैं जब मीर कासिम उनसे विद्रोह कर देता है। नंबर 9 दोस्तों रहेगा नजमुद्दौला, या कहीं कहीं दोस्तों आपको नजुद्दौला भी मिलता है, नजमुद्दौला भी मिलेगा। नजुद्दौला, किताबों में नजमुद्दौला लिखा हो तब भी आप उसको सही मान लेंगे, क्योंकि उच्चारण में इधर उधर हो सकता है। अगला दोस्तों रहेगा सैफुद्दौला। क्या नाम रहेगा उसका? सैफुद्दौला। इतने नवाबों को दोस्तों हमें पढ़ना है और इन नवाबों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बंगाल के इतिहास में इससे बाहर आपसे कहीं से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप चाहें ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हों और चाहें दोस्तों आप UPSC या UP-SSC का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो मुबारकदौला। अगला जो अंतिम शासक रहेगा वो रहेगा मुबारकदौला। क्या रहेगा? मुबारकदौला। इन नवाबों का दोस्तों हम नाम पढ़ेंगे। अब इनको आप ध्यान से देख लेंगे, लिख लेंगे कहीं पर। मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दौला, सरफराज खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र दोबारा आता है, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकदौला। इन नवाबों को दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेंगे और इन नवाबों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो पहला नाम है वो मुर्शीद कुली खान आप देख रहे हैं। मुर्शीद कुली खान के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि मुर्शीद कुली खान का जो मूल नाम था वो था दोस्तों राम रतन। क्या था? इस मुर्शीद कुली खान का जो मूल नाम था, मूल नाम वो था दोस्तों राम रतन। राम रतन दोस्तों, ये आपको शायद ना दिख रहा हो स्क्रीन पर राम रतन, तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं दोस्त को राम रतन। इसका जो मूल नाम था वो था राम रतन। ये दक्षिण भारत से था दोस्तों, ये दक्षिण भारत से था। इस दक्षिण भारत में जब औरंगजेब का शासन होता है, औरंगजेब का जब शासन होता है तो औरंगजेब के समय मुर्शीद कुली खान को दोस्तों एक काजी होते हैं अब्दुल वासी, एक काजी होते हैं, क्या नाम? काजी अब्दुल वासी। ये अब्दुल वासी नाम का दोस्तों काजी रहेगा। ये काजी राम रतन को इस्लाम ग्रहण करवा देता है और राम रतन का नाम मुर्शीद कुली खान हो जाता है। किसके समय में दोस्तों? ये औरंगजेब के समय ऐसा होता है। तो दोस्तों स्वतंत्र बंगाल का शासक मुर्शीद कुली खान को स्वतंत्र बंगाल का शासक भी कहा जाता है। अब स्वतंत्र बंगाल का शासक, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। इसकी नियुक्ति यहाँ पर दोस्तों कौन करता है? औरंगजेब करता है। मुर्शीद कुली खान जो है मुग़लों के दरबार से निकलकर पश्चिम बंगाल तक दोस्तों पहुंचा है। बंगाल का सबसे पहले मुर्शीद कुली खान को, नोट करते रहेंगे मेरे साथ, बंगाल का नवाब बनाया गया। दोस्तों बंगाल का नवाब बनाया गया, मुर्शीद कुली खान को बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद दोस्तों जब बंगाल का नवाब बनाता है तो कह सकते हैं शासक उस समय होता है फर्रुख सियर। कौन सा होता है? फर्रुख सियर। उस समय ये जो दिल्ली का नवाब है ये दोस्तों फर्रुख सियर रहेगा। कहाँ का है? दिल्ली का नवाब है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि राम रतन ने इस्लाम ग्रहण किया, मुर्शीद कुली खान जब बना तो उस समय शासक औरंगजेब था। जब ये बंगाल का नवाब बना, जब बंगाल का स्वतंत्र बंगाल का ये नवाब या सूबेदार जब बनाया गया तो उस समय फर्रुख सियर था। हाँ, उस समय दोस्तों यदि सूबेदार की बात करें तो सूबेदार राजस्व के काम आता था। फिर यदि अच्छा काम होता तो वहाँ पर बंगाल जैसे क्षेत्र में पहले तो वहाँ के स्वतंत्र शासक थे, लेकिन बाद में कह सकते हैं कि मुग़ल के अधीन हो गया, अंग्रेज़ों ने मुग़ल के अधीन बंगाल को कर दिया। तो वहाँ पर नवाब जो थे मुग़ल के या दिल्ली के, वो अपना वहाँ पर एक व्यक्ति नियुक्त करते थे जो वहाँ का नवाब या सूबेदार कहलाता था। चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब कह सकते हैं कि इसके बाद मुग़लों के द्वारा जो नियुक्त था, मुग़लों के द्वारा नियुक्त ये अंतिम सूबेदार था, अंतिम सूबेदार। अब ये प्रश्न हो रहा होगा कि इतने सारे नाम लिखवा दिए और यहाँ पर इस बता रहे हैं कि नियुक्त जो है वो अंतिम सूबेदार था। हाँ, ये अंतिम सूबेदार था। इसके बाद दोस्तों अब वंशानुगत, ये गद्दी वंशानुगत हो गई। कैसी हो गई? वंशानुगत हो गई। मतलब बंगाल की जो गद्दी रहेगी अब वो वंशानुगत हो जाएगी। अब दोस्तों यदि बात करें 1719 की, एक घटना है 1719 में जब फर्रुख सियर, कौन? फर्रुख सियर ने मुर्शीद कुली खान को उड़ीसा का नवाब या उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया गया। उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया गया। उड़ीसा से धीरे धीरे बंगाल, आंध्र प्रदेश तक ये अपना दोस्तों कब्जा कर लेगा। और दक्षिण भारत का तो ये ब्राह्मण था ही। जब दक्षिण भारत का ब्राह्मण था मतलब हिंदू शासक था, उसका नाम राम रतन था, तो वहाँ पर इसको शासन चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। फिर यदि हम बात करें, किसने मुर्शीद कुली खान को जो समस्त भूमि थी, राजाओं की भूमि थी या उसमें जो कहीं से भूमि युद्ध में छीनी गई, उनका अलग अलग ये नाम रखता है। तो दोस्तों बात करें बंगाल का प्रथम नवाब जिसने भूमि को, जो प्रतिभूमि या युद्ध में छीनी गई भूमि या किसी व्यक्ति से ली गई भूमि को राजकीय घोषित कर दिया। तो राजकीय भूमि को राजकीय घोषित करने वाला प्रथम शासक कौन था? मुर्शीद कुली खान। इसने तकाबी किसानों को या तकाबी ऋण हम कह सकते हैं देना प्रारंभ किया था।
प्रथम ये व्यक्ति था जिसने तकावी ऋण किसानों को देना किसानों को देना दोस्तों इसने प्रारंभ कर दिया था। जो दोस्तों तकावी ऋण होता है ये अग्रिम ऋण होता है। कौन सा होता है? अग्रिम ऋण। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया कि तकावी, जैसे जजिया क्या है, तो जजिया आपको पता होगा कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात क्या है? तो ये धार्मिक कर है, ये मुसलमानों से लिया जाता था। तो इस तरीके से तकावी क्या है? तकावी किसानों को ऋण दिया जाता था। और अग्रिम ये ऋण है। अग्रिम मतलब कि हम फसल बोने से पहले ले लें और फसल जब उगे या कटे तब हम ये चुकता कर देंगे, तो इसको तकावी ऋण कहा गया दोस्तों। तो जजिया, ज़कात, तकावी क्लियर हो गया। बहुत सारे कर हैं जिनको हम एक लिस्ट बना के आपको समझाएंगे दोस्तों। फिर यदि बात करें तो इसने खालसा भूमि का विस्तार किया। क्या? खालसा भूमि का विस्तार किया। जहाँ तक इसका विस्तार होता गया वो अपने अधीन या राज्य के अधीन करता रहा। तो दोस्तों राजकीय भूमि और खालसा भूमि का विस्तार करने वाला प्रथम शासक मुर्शिद कुली खान था। तकावी ऋण देने वाला प्रथम शासक बंगाल का तो मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान का मूल नाम राम रतन था। औरंगजेब के समय में इसने इस्लाम ग्रहण किया। फर्रुखसियर के द्वारा ये दोस्तों बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। अब दोस्तों की बात करें, मुर्शिद कुली खान के समय में पश्चिम बंगाल में इतना धान, इतनी फसलें थीं कि उस समय बंगाल को मुर्शिद कुली खान के समय बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का स्वर्ण दोस्तों कहा जाता था। तो इतना दोस्तों क्लियर हो गया होगा। साथ में यदि बात करें तो राजकीय भूमि बनाने के साथ साथ में, खालसा भूमि बनाने के साथ साथ में इसने ठेका पर भूमि देना प्रारंभ कर दिया। ठेका एक प्रकार का जो दोस्तों आपका जो तकावी ऋण है इसी से थोड़ा मिलता जुलता जो तरीका था वो ठेके पर भूमि देना भी था। तो तकावी ऋण ये अग्रिम ऋण कहा गया। जजिया तो समझ गए होंगे गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात मुसलमानों से लिया गया। ये विवादास्पद है इतिहासकारों में कि कर हैं या चुंगी हैं या फिर एक सहयोग राशि है। इस पर हम कभी विवादास्पद जितने भी सवाल हैं हम कभी बात करेंगे, बस आप जुड़े रहिए। इतिहास डिस्क्रिप्टिव आपको चैनल पर मिलेगा। रिवीजन के लिए दोस्तों हम पीडीएफ के माध्यम से आपको हर विषय रिवीजन करवा रहे हैं। अभी विज्ञान चल रहा है और सीटेट के लिए चल रहा है। फिर धीरे धीरे जितने भी विषय रिवीजन वाले हैं वो साइड में हम करवाते रहेंगे। वीडियो आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे बोर्ड वाले, जिस पर आपको कोई भी विषय हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा तो दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव रूप में रहेगा, और जो पीडीएफ के द्वारा पढ़ाया जाएगा वो पूरा का पूरा दोस्तों आपका कैसा रहेगा? वो पूरा का पूरा आपका रिवीजन क्लास रहेगा। अब मैं प्रयास करूंगा दोस्तों को जो रिवीजन क्लास में है, जो दोस्तों रिवीजन क्लास रहे वो दोस्तों बीईओ का रहेगा। जो बीईओ के लोग तैयारी करना चाहते हैं वो पूरा सिलेबस रिवीजन दोस्तों हम करवाएंगे 2 महीने के अंदर। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो यदि कोई जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्टिव दोस्तों चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसने बंगाल की राजधानी, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी, अब देखिए दोस्तों इतिहास में 2 आपको पढ़ते होंगे, एक तो ऐबक तुगलक को पढ़ते होंगे और एक दूसरा मुर्शिद कुली खान को आप पढ़ेंगे। इसने बंगाल की राजधानी को परिवर्तित कर दिया और ढाका से, पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी इसके समय, फिर ये कहाँ लेके गया? फिर लेके गया दोस्त मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद, कह सकते हैं मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद, एक ही स्थान है, बस नाम आधुनिक प्राचीन है मुर्शिदाबाद। ये मुर्शिदाबाद वर्तमान में है। तो ढाका से मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद लेके गया दोस्तों। अब इसके समय में यदि हम बात करें तो 3 विद्रोह होते हैं। मुर्शिद कुली खान के समय पर 3 महत्वपूर्ण विद्रोह होते हैं। उन विद्रोहों को दोस्तों देख लेते हैं। उन विद्रोह में विद्रोहियों के नाम पूछे गए हैं यूपी 8080 में 2 बार। तो एक जो विद्रोह दोस्तों हुआ इसमें 3 नाम थे, जिसमें एक नाम था सीताराम राय। क्या नाम था दोस्तों? सीताराम राय। ध्यान समझना दोस्तों। जो दूसरा व्यक्ति था वो उदय नारायण, कौन था?
उदय नारायण। और जो तीसरा था दोस्तों, ये था गुलाम मोहम्मद। क्या था? गुलाम मोहम्मद। पहले से गुलाम है दोस्तों, गुलाम मोहम्मद था। एक ये दोस्तों विद्रोह हुआ, तो प्रथम विद्रोह। जो दोस्तों आपका सेकंड विद्रोह रहेगा, ये शुजात खान ने किया। किसने किया? शुजात खान ने किया। दूसरा विद्रोह शुजात खान ने किया। अब दोस्तों तीसरा यदि विद्रोह आया, इसकी यदि दोस्तों हम बात करें तो नजात खान ने किया। किसने? नजात खान। ये 3 विद्रोह इसके समय पर हुए। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ ये थे सीताराम राय, उदय नारायण, मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद थे। दूसरा शुजात खान और तीसरा नजात खान थे। ये दोस्तों विद्रोह हुए। अब मुर्शिद कुली खान क्या कहता है? इन सब की दोस्तों ज़मीन हड़प लेता है। इन सब की ज़मीन हड़प लेगा और उसका फ़ायदा एक दूसरा व्यक्ति उठाता है, और वो दूसरा व्यक्ति हमारे नाम का होता है। एक दूसरा व्यक्ति है रामजीवन नाम का। इसको ये ज़मीन दे दी जाती है दोस्तों। अब ये बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं और इनका विद्रोह वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। फिर दोस्तों यदि हम बात करें, इसी के समय में कुछ जैसे इक्ता भूमि, वक्फ भूमि, पेंशन, ये सारी चीज़ें दोस्तों रहीं। तो आप चाहें तो शब्दावली का क्लास हम अलग बना देंगे। इक्ता भूमि मतलब राज्य के पास, वक्फ भूमि मतलब दान दी गई भूमि। हाँ दोस्तों, अब मुर्शिद कुली खान को देख रहे थे। अब इसकी 1727 में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जब मृत्यु हो जाती है तो इसका उत्तराधिकारी कौन? उत्तराधिकारी जो कि मुर्शिद कुली खान का दामाद होता है। क्या होता है दोस्तों? दामाद होता है। वो गद्दी पर बैठता है। जब गद्दी पर बैठेगा तो उसका नाम शुजाउद्दीन है। तो आप तो समझ गए होंगे दोस्तों, हम तो लिस्ट बना चुके हैं, और उस लिस्ट में भी देखते रहना कि कौन सा शासक आएगा। क्रम भी याद करना है दोस्तों। क्रम नहीं याद करेंगे तो कभी यदि मिलान के लिए आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो शुजाउद्दीन अगला शासक बैठेगा, शुजाउद्दीन। ये दोस्तों जब शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है तो इसी के समय कह सकते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इसको रंगीला मुगल काल में क्यों कहा गया दोस्तों? ये स्त्रियों के कपड़े पहनकर अर्धनग्न अवस्था में या स्त्रियों जैसा लिबास श्रृंगार कर कर दरबार में घूमता था, और बहुत सारे कारण हैं, मैं कभी मुगल काल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इसलिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया। इस रंगीले व्यक्ति ने, जो कि दिल्ली का शासक है, शुजाउद्दीन को बिहार का नवाब या कह सकते हैं बिहार का सूबेदार, कहाँ का? बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। बिहार का दोस्तों सूबेदार नियुक्त कर देगा। यदि आगे हम दोस्तों बात करें तो ज़्यादा समय तक ये नहीं रहता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला व्यक्ति सरफराज खान बैठता है गद्दी पर। कौन बैठता है? सरफराज खान। 1739 से 40। सरफराज खान 1739 से 1740 के बीच में दोस्तों ये गद्दी पर बैठता है। इसी के समय में दोस्तों एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसका नाम है दोस्तों अली वर्दी खान। सरफराज खान जब गद्दी पर बैठेगा तो इसी के दरबार में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अली वर्दी खान, जो कि शासकों में हमने गिनाया आपको, अली वर्दी खान दोस्तों, ये एक युद्ध में जो कि गिरिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों, या घेरिया 1740 में गिरिया या घेरिया के युद्ध में दोस्तों सरफराज खान को मार देता है और ये अली वर्दी खान गद्दी पर दोस्तों बैठ जाता है। अब सरफराज खान के समय में 1739 की एक घटना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जो इतिहास में बहुत बार पूछी गई। एक लुटेरा जिसका नाम नादिर शाह है, एक लुटेरा दोस्तों
जिसका नाम है नादिर शाह। अब आप समझ गए होंगे, नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण करता है और ये दिल्ली में पहुंचता है, दिल्ली दरबार में पहुंचता है। वहाँ दिल्ली दरबार में तख्ते ताउस ये लूट लेता है दोस्तों। तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कोहिनूर हीरा जड़ा होता है और इसी लुटेरे के द्वारा लूटा गया ये तख्ते ताउस फिर ये फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ता है और बीच में ही अंग्रेज़ों के द्वारा इसको लूट लिया जाता है और वो कोहिनूर हीरा अंग्रेज़ को लूट ले जाते हैं और फिर भारत से हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों चला जाता है। तो आपको ये 3 नाम समझ में आ गए होंगे, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दौला और सरफराज खान। अब दोस्तों जो अगला व्यक्ति आएगा, गद्दी पर बैठेगा, वो है अली वर्दी खान, जिसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अली वर्दी खान जो कि सरफराज खान को पराजित करता है, उसका कत्ल कर देता है गिरिया के युद्ध में 1740 में और वो खुद बंगाल की गद्दी पर बैठ जाता है। तो दोस्तों इतिहास को समझते रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम उनको आप क्रैक करते रहिए, आप भारत के सर्वोच्च पद पर जाएं, ऐसा हमारी आपसे दोस्तों हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ ईमानदारी से पढ़ेंगे। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप करेंगे दोस्तों। एक कदम आपका, एक कदम हमारा, यदि दोनों कदम मंजिल रास्ते पर आ जाएं तो मंजिल कोई भी दूर नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।